आप जो विकास कार्य करवा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है जातिगत समीकरण भी देखते हैं और अहिर बाहुल्य जो गांव है उनके अंदर आपका विशेष फोकस रहता है। महेंद्रगढ़ हलके के अंदर ये जो चर्चा चली रहती है कि महेंद्रगढ़ हलके का विकास नहीं हो रहा, सारा विकास की जो सारी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो नांगल चौधरी विधायक अमरिंदर यादव राव इंद्रजीत सिंह के एक विकल्प के रूप में पार्टी लेकर इस बार डॉक्टर अभय सिंह यादव को मंत्रिमंडल में जो है जगह मिलने वाली है। 2019 में फैसला हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और उसमें भी 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हरियाणा सरकार के 2 साल के कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए, कहां कमियां रही हैं, और इसके साथ ही विशेष रूप से आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व है उनसे हम आपको रूबरू करवाएं। नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे हरियाणा सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर और उनके विधानसभा के 2 साल के कार्यकाल पर पूरी चर्चा करेंगे, जानेंगे हरियाणा सरकार के बारे में। कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी होंगी, विकास की चर्चाएं भी होंगी। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद करमिल जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा में आपकी सरकार का दूसरा कार्यकाल और उसमें भी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कोविड महामारी की वजह से कुछ समस्याएं आई हैं, तो अगर बात करें हम विकास कार्यों की तो क्या लगता है कि विकास के वो जो रफ्तार होनी चाहिए उसमें कहीं कमी आई है? देखिए करमिल जी, ये तो सत्य है कि कोविड की वजह से विकास में रुकावट आई है, क्योंकि सरकार के लिए कोविड अपने आप में ही एक चुनौती थी, इसलिए उसमें ज़्यादा समय और धन और रिसोर्सेज उसमें ज़्यादा लगे हैं। परंतु जहाँ तक विकास की बात है, इस क्षेत्र में हमारी सरकार आने के बाद में विकास की तो एक लंबी चेन है, सतत प्रक्रिया है। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स विकास के हमारी सरकार ने पिछली कार्यकाल में अपने में शुरू किए थे और उन पे उसी गति से अभी भी काम चल रहा है। और उन प्रोजेक्ट्स की गति में कोविड की वजह से कोई विशेष उस पर प्रभाव नहीं पड़ा जी। और जैसे मेडिकल कॉलेज है, नेशनल हाईवेज हैं, पानी में सुधार है, ये सारा उसी गति से चल रहा है। जी, आपने जो है कुछ विकास कार्य गिनवाए, तो सर आपका दूसरा कार्यकाल रहा, लगातार आपके जो विकास के कार्य हैं उनको देखते हुए जनता ने आपको फिर से मौका दिया है। तो इन 2 सालों के दौरान आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन कौन से विकास के नए जो कार्य हैं आपने शुरू किए? देखिए, नया तो सबसे पहले तो ये अटल भूजल योजना जो हमारी केंद्र सरकार की है जी। उसके तहत यहाँ रिचार्जिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं और नदियों में, जोड़ों में, तालाबों में नई नई लाइनें बिछाई गई हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा, हमने हमीरपुर बांध से 7 किलोमीटर विपरीत ढाल में खोद के नदी को, जी जी। और बहुत बड़ी खान थी जो बजरी की खानें थी, उनको पानी भरा है और आसपास की ट्यूबवेल उस पर चल गए हैं। इलाके के का जो जल स्तर है उसमें तुरंत प्रभाव से उसका प्रभाव नजर आया है। तो ये सारे काम हो रहे हैं। दूसरे मेडिकल कॉलेज का काम भी दिन रात चल रहा है। इधर नेशनल हाईवे का भी हमारे ज़िले में तो लगभग काम पूरा सा हो रहा है और बाकी के काम भी सारे बड़े अच्छी तरह से, बड़ी उसी गति से चल रहे हैं। और सरकार का हमारी की नीयत भी यही है और मैं समझता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति इस पिछले 7 साल में सरकार की दिखाई दी है। जी। मैंने भी काफ़ी साल से मैं राजनीति को नज़दीक से देखता रहा हूँ। किसी भी सरकार की इतनी बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही जितनी हमारी सरकार की रही है इस क्षेत्र के प्रति विशेषकर। आपने बात की राजनीतिक इच्छा शक्ति की, आपने बात की विकास की, लेकिन सर जिस तरह से विकास कार्य आपने अपने विधानसभा के बताए, वहाँ जो है कुछ लोगों के द्वारा ये चीजें हमारे सामने भी आई हैं। लोगों का ये कहना है कि आप जो विकास कार्य करवा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है जातिगत समीकरण भी देखते हैं और अहिर बाहुल्य जो गांव हैं उनके अंदर आपका विशेष फोकस रहता है विकास कार्यों को लेकर। देखिए, ये बातें कुछ ऐसे लोगों द्वारा फैलाई गई हैं जो वास्तव में हमारी सरकार के कामों से परेशान हैं, जो विपक्ष के लोग हैं। जी। आपको ये मेरी चुनौती है, आप नांगल चौधरी हलके के किसी गांव में घुस जाइए। मैं किसी गांव का एबीसी का नाम नहीं बताता,
अगर उस गांव की 90% गलियां नालियां पक्की ना मिलें तो मेरे को वापस आके बताना कि आपने उस गांव में गया था, उसमें नहीं मिला। जी 80 के लगभग तो तारकोल के रोड एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले छोटे रोड बने हैं पिछले 7 साल में। और जहां तक जातिगत उसकी बात कह रहे हो आप, नारायण और थनवास दो बड़े गांव हैं, जी गुजर बाहुल गांव है। नारायण गांव को जोड़ने वाले आसपास के गांवों से यहाँ तक कि नारायण के जो मंदिर को रास्ता जाता था वो भी तारकोल का रास्ता बना हुआ है। और नारायण गांव में आप जब नारायण से इधर जालपोड़ा की तरफ जाओगे, ढाणियों की तरफ, जी एक जगह ऐसी मिलेगी जहां 5 रोडों का जंक्शन है, वो सारे मेरे द्वारा बनवाए गए। किसी भी गांव में आप, मैं किसी एक तो मैंने उदाहरण दिया है। जी मैं समझता हूं कि कुछ लोग अब निराश हो गए, हताश हो गए हैं और वो इस तरह की बातें जानबूझकर फैला रहे हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र का कोई आदमी कभी इस तरह की बातें ना सुनता है ना करता है। आपने जिस तरह से सड़कों की बात की, लेकिन सर एक जो अक्सर महेंद्रगढ़ हलके के अंदर ये जो चर्चा चली रहती है कि महेंद्रगढ़ हलके का विकास नहीं हो रहा, सारा विकास की जो सारी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो नांगल चौधरी विधायक अपने क्षेत्र में ले गए। चाहे वो अ, मेडिकल कॉलेज की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो या दूसरे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ तक कि लोग जो आप नहरी पानी लेकर आ रहे हैं, उसको लेकर भी कहते हैं कि नांगल चौधरी क्षेत्र के अंदर ये चीजें ज्यादा हो रही है। तो विकास के मामले में आप दूसरे जो हलके हैं उनका जो है हिस्सा भी आप लेके आ रहे हैं। करमवीर जी, पानी को आकाश मार्ग से भी लाया जा सकता है क्या? है कोई ऐसी संभावना? नहीं सर, सवाल इसीलिए है कि आता पानी कनीना या महेंद्रगढ़ साइड से है और वो पानी ज्यादा पहुंच रहा है नांगल चौधरी में, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। अरे मेरे भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि पानी मेरे हलके में तो टेल पे पड़ता है मेरा हलका, जी और सारे हलकों को क्रॉस करके पानी जो बच जाता है वो नांगल चौधरी में आता है। और आप अगर इस बात को विशेष रूप से देखना चाहें, जी सर। अब 4 महीने नहर चली है। आप एक काम कीजिए, मैं 2 पॉइंट्स बताता हूँ आपको। जी आप डेरोली जो एस्केप है वहां से दोहान नदी में महेंद्रगढ़ की तरफ चलिए, और महेंद्रगढ़ शहर के पास जहां वो गौशाला है, गौशाला से भी आगे जो कनेना वाला रोड है, जी उसको रोड को क्रॉस करके पानी चलेगा। पूरी नदी लबालब भरी है। ऐसी कोई इस तरह का क्षेत्र भरा हुआ नांगल चौधरी हल्के में आप तलाश करके मुझे बता दीजिए। मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये बातें फैलाई जा रही हैं जानबूझकर, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। वास्तव में हमारी सरकार ने इस जिले में जो काम करवाए हैं वो अभूतपूर्व हैं, कभी किसी सरकार ने करवाए नहीं। 70 साल में जो काम नहीं हुए वो 7 साल में हमारी सरकार ने किए हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे नेतृत्व की जो इच्छा शक्ति है हमारे इस जिले के बारे में, वो बड़ी सुदृढ़ है। और उन्होंने मुक्त हाथ से हमें पैसा दिया है, हम विकास के कामों की आधारशिला यहाँ रखी है, विकास के काम बढ़ रहे हैं। और इसी से विपक्ष चिंतित है, और विपक्ष द्वारा ये छोटी मोटी बातें इस तरह की फैलाई जाती है जिनकी हमें कम से कम परवाह नहीं है, क्योंकि हम निश्चिंत हैं कि हम ठीक रास्ते पे सीधे जा रहे हैं। आपने बात की कि मुख्यमंत्री खुले हाथ से जो है विकास कार्य कर रहे हैं। सर, उत्तर हरियाणा के अंदर धान की खेती होती है। वहाँ केंद्र सरकार द्वारा जो तय समय था, उससे पहले वहाँ के किसानों के दबाव में आकर प्रदेश सरकार ने खरीद शुरू की। दक्षिण हरियाणा की जो फसल है बाजरा की, उसकी इस बार जो एमएसपी पर खरीद नहीं की गई सरकार की तरफ से। हालांकि भावांतर भरपाई के माध्यम से किसानों को जो है भावांतर भरपाई देने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो दाना दाना खरीदने की बात है एमएसपी पर, वो तो नहीं हुई। देखिए करमवीर जी, पहली बात तो ये मैं बताऊं कि सरकारों के लिए किसान उत्तरी हरियाणा या दक्षिणी हरियाणा का नहीं होता। जी सरकारों के लिए किसान किसान होता है, और किसान की समस्या है उसको हर सरकार हर क्षेत्र की के किसान की समस्या को मद्देनजर रखती है। जहाँ तक धान की बात है, धान की फसल तैयार थी, मंडियों में आने लग गई थी, उसकी परचेज करनी जरूरी थी। तुरंत प्रभाव से सरकार ने तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी। जहाँ तक आपने बाजरे की बात कही, बाजरे का 6,000 रुपये प्रति एकड़ के दाम किसानों के खाते में पिछले हफ्ते आ चुके हैं। जी बिल्कुल।
और उसके बाद में मेरी बहुत सारे किसानों से बात हुई है। किसान बड़ा प्रसन्न है। उसका मुख्य कारण ये भी है कि पहले तो पिछली बार तो बाजरा जो किसान मार्केट में बेच के जितनी मात्रा आता था जी। उसके ऊपर एमएसपी मिल रही थी। जो घर में अपने खरीद के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने पशुओं के इस्तेमाल के लिए जो रखता था, वो तो उस पे तो एमएसपी नहीं मिलती थी। नहीं मिलती। और उसकी मात्रा मेरे विचार से हर किसान के घर में 1/3 से ज़्यादा होती है। अगर आधा मैं कहूँ तो भी कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं 1/3 तो मानता हूँ। आज तो भावांतर योजना के तहत वो पैसा उस बाजरे का भी मिला है जो वो खुद के लिए खर्च कर रहा है, खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो किसान से किसी से बात कर लीजिए, आप तो कैमरे वाले आदमी हैं, आप कहीं किसी गांव में जाके कैमरा लगा दीजिए, किसान तो प्रसन्न है। प्रसन्न वो नहीं है जिनके पास मुद्दे नहीं बचे, जो कभी बाजरे का एक दाना किसी ने नहीं खरीदा, किसान के खाते में कभी चवन्नी किसी ने नहीं डलवाई। उन लोगों को आज जब ये बात हो रही है उनको परेशानी हो रही है, और वही लोग ये फैला रहे हैं। हमारा किसान बिल्कुल प्रसन्न है, कोई चिंता की बात नहीं है। डीएपी खाद की कमी लगातार क्षेत्र में बनी हुई है, प्रदेश भर में भी है। दूसरे यानी बात करें पूरे देश भर की करें तो वहां भी डीएपी की कमी लगातार हर राज्य में देखने को मिल रही है। तो क्या सरकार का आकलन जो था वो कहीं फेल हो गया इस सिस्टम को लेकर कि जितनी खपत चाहिए उसके हिसाब से नहीं हो, क्या कारण रहे होंगे? करमीर जी देखिए, जैसा आपने स्वयं ने कहा कि कई प्रदेशों में दिक्कत है, तो इसका कोई कारण रहा नहीं रहा होगा। मैं उस कारण का मुझे नहीं पता और बिना जानकारी के मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। जी। पर जहां तक इस क्षेत्र की बात है, ये ठीक है कि प्रारंभ में दिक्कत थी। कुछ तो लोगों में एक हवा होता है ना, पैनिक जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा जनरेट हो गया और अफरा तफरी ज़्यादा मच गई। अब लगभग खाद आ चुका है और किसानों को फसल की बुआई के लिए जितना ज़रूरत था उतना खाद आ चुका है। किसानों ने बुआई भी लगभग कर दी है, थोड़ी बहुत बची हो करने लग रहे हैं। तो इस वक्त कोई दिक्कत नहीं है और ये मामला जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। कुछ राजनीतिक चर्चाएं करते हैं सर, जिस तरह से पिछले दिनों भूपेंद्र यादव का अहिरवाल क्षेत्र के अंदर जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चली थी। लोग उसको ये इस रूप में देख रहे थे कि भूपेंद्र यादव राव इंद्रजीत सिंह के एक विकल्प के रूप में पार्टी लेकर चल रही है, और जो विशेष रूप से राव इंद्रजीत सिंह के जो समर्थक थे वो इससे दूरी बनाकर रहे थे, और उनके जो विरोधी लोग जिनको कहा जाता है उन्होंने भूपेंद्र यादव का ज्यादा स्वागत किया था। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक भूपेंद्र जी की जन आशीर्वाद यात्रा की बात है, ये अकेले भूपेंद्र जी की नहीं थी। अगर आपको ध्यान हो, जितने मंत्री उस दौरान उस रिसफल में केंद्र सरकार में जो नए मंत्री बने थे, जी। वो लगभग सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। भूपेंद्र जी की भी यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा हुई और उसमें लोगों ने, पार्टी के लोगों ने खूब उसमें हिस्सा भी लिया और उसको जो आशीर्वाद यात्रा थी उसको अच्छा खासा समर्थन भी मिला। जी। जहाँ तक किसी के विकल्प और ना विकल्प की बात है, राजनीति में किसी भी आदमी को कुछ मिलता है, अगर उसका अर्थ कोई दूसरे तरफ से निकाल के प्रचारित किया जाए तो उसके राजनीतिक मायने लोग अपने अपने तरीके से निकालते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को आदेश दिया था आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए, और पार्टी के सभी लोगों को कहा गया था इस यात्रा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सभी ने किया है, किसी ने नहीं किया या किया उसकी बात तो खत्म है। ये बात सिर्फ फैलाई जा रही है, अदरवाइज तो ना कोई किसी का विकल्प होता है ना किसी की जगह लेता। हर आदमी का अपना अपनी रोल होता है। पार्टी जिसको जो भूमिका जिस आदमी को देनी होती है पार्टी नेतृत्व तय करता है। तो इन बातों का वैसे सिर्फ राजनीतिक शोर मचाने के लिए कोई भी मायना निकालो, कोई भी बात कहते रहो, उसका मैं समझता हूँ कोई अर्थ नहीं है। राजनीति की बात हो रही है तो सर आप राजनीति को किस एंगल से देखते हैं कि जो अक्सर आज के समय हम देखते हैं कि लोग जो है राजनीतिक तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है, तो आप राजनीति को किस एंगल से देखते हैं? देखिए करमवीर जी, अगर मेरा एंगल पूछो जी। तो मेरा एंगल तो सिर्फ एक ही एंगल है कि राजनीति जनता की सेवा के लिए होती है, विकास के कामों के लिए होती है। जी। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये मैं आपको बता रहा हूं कि राजनीति में आने का जो मेरा निर्णय था
वो केवल और केवल इस क्षेत्र की बदहाली को देखकर मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया था। और मैं पार्टी नेतृत्व का और परमात्मा का शुक्रगुजार करता हूँ कि इस पिछले 7 साल में मुझे काम करने का बहुत मौका मिला और मैं अपने मन मुताबिक काम कर पाया। मैं कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे समय पे ऐसी पार्टी का सदस्य बना जिस पार्टी ने मुझे काम करने का बहुत मौका दिया। जी, आपने जो है वाकई में ही 7 साल के अंदर जन कल्याण के लिए अपने हल्के की क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए बहुत काम किए हैं। तो आने वाले समय में क्या कुछ आपकी योजनाएँ ऐसी है जो आप चाहते हैं कि हल्के में उन चीज़ों पर और गौर किया जाए और जो है वहाँ विकास की जिस प्रकार से अगर हम बात करें पर्यटन को लेकर आपको देखा है कि पिछले दिनों से आप इसको लेकर भी बड़े सक्रिय रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कुछ दिन पहले यहाँ यात्रा की थी। तो उसको लेकर जो है क्या कुछ योजनाएँ हैं सर आपकी? हाँ, ये सच है कि पिछले दिनों डोसी के पहाड़ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और वो मेरे अनुरोध पे ही आए थे। मैंने ही उनसे अनुरोध किया था कि ये पहाड़ बड़ी सुंदर और रमणीक जगह है। पहाड़ के ऊपर 10-12 एकड़ प्लेन एरिया है जी, और मेरा ये सुझाव था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसको हम एक महर्षि च्यवन की यादगार में, क्योंकि इनकी तपोस्थली रही है ये, उनकी यादगार में यहाँ इस पहाड़ को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करें और इसके साथ ही नारनौल के जो ऐतिहासिक स्मारक हैं जी, उन सबको मिलके बड़ी अच्छी चेन बन सकती है। और आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो यूरोपियन टूरिस्ट हैं वो सर्दियों की ऋतु में हजारों की संख्या में आते जी, हैं बिल्कुल। और हमारे इसी मार्ग से जाते हैं। मंडावा में सिर्फ पुरानी हवेलियां देखने के लिए वो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास हिस्टोरिकल स्मारक भी यहाँ टूरिस्ट के दिखाने के लिए और इसको डोसी को हम एक अच्छे टूरिस्ट केंद्र के रूप में विकसित कर सकें तो ये क्षेत्र के विकास में एक माइलस्टोन हो सकता है। उसके लिए प्रयासरत हैं, देखते हैं कितना आगे बढ़ते हैं, समय बताएगा। एक चर्चा जो अभी लोगों के अंदर चली हुई है, मध्य में चलती रहती है कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होना और लोगों के अंदर ये चर्चा चली हुई है कि इस बार पहले आपको मौका नहीं मिला, इस बार डॉक्टर अभय सिंह यादव को मंत्रिमंडल में जो है जगह मिलने वाली है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो इस विषय में ऑनेस्टली स्पीकिंग करमवीर जी, मैं तो कभी सोचता भी नहीं इस विषय में। ये लोगों की चर्चाएं हैं, लोगों को हक है, लोग जो जो चाहें वो चर्चाएं कर लें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मंत्रिमंडल का विस्तार हरियाणा में होना है, जी बिल्कुल, क्यों अभी कुछ बचे हुए हैं 2 क्योंकि मंत्रियों की ऐसी जगह। ऐसी चर्चाएं पिछले काफ़ी समय से होती रहती हैं। आप जैसे लोग खबरें छापते रहते हैं जी, और बाद में कुछ दिन बाद में सरकार की तरफ से खंडन आ जाता है कि नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। तो ये चलती रहती है चर्चाएं। तो जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं समझता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और पार्टी नेतृत्व इस तरह के फैसले कई तरह के जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखकर करता है। तो मेरे बारे में तो 2019 में फैसला हो चुका है और मैं समझता हूँ 2019 में जो फैक्टर्स काम कर रहे थे वो ज्यों की त्यों हैं। तो मेरे बारे में तो वैसे ही चर्चा कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मेरा कहीं इसमें कहीं कोई जिक्र होगा। फिर भी आप चर्चा करें, मुझे कोई एतराज नहीं। तो ये थे डॉक्टर अभय सिंह यादव जिन्होंने हरियाणा सरकार के 2 साल के कार्यकाल अपने विधानसभा क्षेत्र में दोबारा से जनप्रतिनिधि बनने के बाद हुए विकास कार्यों को लेकर के बातचीत की। डॉक्टर साहब आपने इतना समय निकाला इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करण जी, धन्यवाद। तो ये इस प्रकार से आज हमने व्यक्ति विशेष में आपकी जो मुलाकात करवाई वो नांगल चौधरी से लगातार दूसरी बार विधायक बने डॉक्टर अभय सिंह यादव जी से करवाई जिन्होंने सभी मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी। फिर किसी व्यक्ति विशेष से आपको रूबरू करवाते हैं। तब तक देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।